और अब कसम संविधान की। जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद के नए भवन का उद्घाटन किया। एक तरफ नए भवन में भव्य कार्यक्रम चल रहा था तो दूसरी तरफ विपक्ष इस कार्यक्रम से दूर मोदी सरकार पर तीखे प्रहार करने में जुटा था। दूसरे विरोधी दलों की तरह ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी सुबह अपने ट्विटर के जरिए पीएम पर वार किया। लिखा कि प्रधानमंत्री संसद भवन के उद्घाटन को राज्याभिषेक समझ रहे हैं। राहुल ने फिर एक और ट्वीट किया। यह ट्वीट संसद भवन के लोकार्पण कार्यक्रम के बाद किया। उस ट्वीट में धरने पर बैठे पहलवानों को धरना स्थल से हटाने की एक तस्वीर के साथ लिखा कि राज्याभिषेक पूरा हुआ और अहंकारी राजा सड़कों पर जनता की आवाज को कुचल रहा है। राहुल के ट्वीट वार पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आरोप लगाया कि देश में हो रहा विकास कांग्रेस को रास नहीं आ रहा। वहीं बीजेपी के नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि राहुल की भाषा असंसदीय है और ऐसी भाषा लोकतंत्र का अपमान भी है। वार पलटवार की ये रार यहां पर थमी नहीं। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगा दिया कि ऐसे आयोजन के जरिए पीएम मोदी अपना सियासी कद प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से बड़ा करना चाहते हैं। कांग्रेस ने लिखा, लेकिन बीजेपी ऐसा कर नहीं पाएगी, चाहे तो कोशिश करके देख ले। इसे जताने के लिए कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक फोटो भी ट्वीट की गई जिसमें पंडित नेहरू को विशालकाय और प्रधानमंत्री मोदी को उनके पैरों के पास बहुत ही छोटे से आकार में दिखाया गया। वार हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने भी ट्वीट करके पलटवार किया। बीजेपी ने भी फोटो के जरिए मोदी को रियल लाइफ हीरो बताने की कोशिश की और नेहरू को रियल लाइफ, और कैप्शन में लिखा कि नेहरू का सच। कुल मिलाकर सियासत जो है वो सारी हदें पार करती हुई दिख रही है। उद्घाटन पर शुरू हुई लड़ाई नेहरू वर्सेस मोदी से लेकर सियासी कद तक भी पहुंच गई है। अब सवाल ये उठता है कि नए संसद भवन पर इतनी जलन क्यों और क्या इससे किसी का भला होगा? करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन एक रिपोर्ट उससे पहले आपको दिखाते हैं। इक्कीसवीं सदी का नया भारत बुलंद हौसले से भरा हुआ भारत अब गुलामी की उस सोच को पीछे छोड़ रहा है। आज भारत प्राचीन कला की उस गौरवशाली धारा को एक बार फिर अपनी तरफ मोड़ रहा है। इस तरह की भाषा करना ये लोकतंत्र का अपमान है। राहुल गांधी जो भाषा कर रहे थे, और राज्याभिषेक उस मायने में भी देखेंगे तो वो जनता करती लोकतंत्र में, और वो 24 में होगा। इतना बढ़िया काम हुआ है तो इसमें भी वो पॉलिटिक्स देख रहे हैं, सिली पॉलिटिक्स देख रहे हैं। जयराम रमेश ने वो संगोली के बारे में भी झूठ बोला। आज के जरूरत के आवश्यकता के अनुसार ये निर्माण हुआ है, लेकिन जिस मंदिर को ऐसे अपशब्दों से बात कर रहे हैं लोग, उनको ठीक तरह से उत्तर दें। और इस पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ इस वक्त शहजाद पूनावाला जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। शहजाद जी स्वागत है आपका। डॉक्टर सुनील सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के। सुनील जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कपीश श्रीवास्तव हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। कपीश जी आपका भी बहुत स्वागत। विनय मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। विनय जी आपका भी स्वागत। साथ ही हमारे साथ इस वक्त मलूक नागर जी जुड़े हुए हैं जो सांसद हैं बीएसपी के। मलूक जी आपका भी स्वागत। और धीरेन्द्र कुमार प्रवक्ता हैं एलजेपी के, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत धीरेन्द्र कुमार जी आपका। सबसे पहले मलूक नागर साहब आपके पास ही मैं आना चाहता हूं, क्योंकि संसद भवन, नया संसद भवन विशेष रूप से किस तरह का आपको लगा, और क्या आपको लगता है कि इस तरह जो राजनीति पूरे दिन से चल रही है, कुछ 4-5 दिनों से ज्यादा चल रही है, क्या आपको लगता है कि वो राजनीति जायज है? देखिए, तो बड़े नए संसद भवन का भी विरोध करा और कोर्ट में भी गए।
इसके लिए जाना पड़ेगा। लेजिस्लेटिव सिस्टम 1913 से कलकत्ता में शुरू हुआ जी। ये बिल्डिंग 1917 में बननी शुरू हुई, 26 में पूरी हुई, पहला सेशन 1927 में हुआ जब करीब 20 करोड़ लोग से कम थे। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ और बंटवारा हुआ 37 करोड़ लोग थे, 30 करोड़ हिंदुस्तान में रह गए और 7 करोड़ पाकिस्तान में गए। उस समय 543 या 545 सीट 2 एंग्लो इंडियन की और 543 ये, और आज 2023 में 140 करोड़ लोग हैं। जी जी। तो प्रोपोर्शनेटली प्रोडेटा बेसिस करें तो 888 सीट भी कम है, ज्यादा होनी चाहिए थी। तो उसका उस समय भी विरोध कर रहे थे, वो भी गलत। और आज नहीं गए, एक ऐतिहासिक दिन था। पुरानी संसद जो अंग्रेजों जब हम गुलाम थे उसके समय में बनी, और आज जब देश आजाद है और देश के गाढ़ी कमाई का पैसा लोगों का वो लग करके जो संसद बनी है, वो अकेले बीजेपी की संसद नहीं है, अकेले बीएसपी की संसद नहीं है, ना अकेले कांग्रेस की संसद होती। अगर कांग्रेस की सरकार भी होती तो वो देश के लोगों की संसद है। इसमें हम सब लोगों को मिलकर के जाना चाहिए था। कांग्रेस विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी जिम्मेदारी बैठती थी। और जो विपक्ष सारे टेलीविजनों पर होता है, विपक्ष की 7 पार्टियां इस संसद के शुरुआत करने में सरकार के साथ मिलकर के इवन पूर्व इसीलिए मलूक नागर साहब, ये सवाल मैं आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूं क्योंकि आपके ऊपर और बीएसपी के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि आप तो ट्राइबल की और दलित की बात करने वाली सबसे बड़े दल आप रहे हैं, और आपको क्यों नहीं लगता कि ट्राइबल का अपमान हो गया या राष्ट्रपति का अपमान हो गया, आप लोग चले गए बीजेपी से? ये घनिष्ठता क्यों, ये आपके विरोधी पूछ रहे हैं। राम मोहन शर्मा जी, आप प्लीज ध्यान से सुनना, टाइम देना मुझे। प्लीज बोलिए। ये कुछ महीने पहले चुनाव हुआ और सारी पार्टियों ने उसी दलित का, उसी आदिवासी जिसको ट्राइबल कहने हैं, उनका विरोध करा। और उसके बाद जब हमने सपोर्ट करा जाके कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के कोई क्या कहता है, किसके साथ है, परवाह नहीं करी। फिर चुनाव हुआ उपराष्ट्रपति का, धनखड़ साहब लड़े जो जाट समाज से थे। ये पिछड़े में 56% लोग हैं, जाट, गुजर, यादव, पाल, सैनिक, कैसे सुनाल, लोहार, कुमार, तमाम पिछड़ी जाति। हमने फिर भी सपोर्ट करा। और जब चुनाव तक चलो बात ठीक है भाई, वो अपनी पार्टी में अलग खड़े थे, हम अलग खड़े थे विचारधारा से। वो दलितों का और पिछड़ों का खिलाफत कर रहे थे और हम दलितों का और पिछड़ों का साथ दे रहे थे। पर जब महामहिम राष्ट्रपति जी चुनी गई तो उनके नेता सदन आधीर रंजन ने हमारे साथ पार्लियामेंट में कहा राष्ट्र की पत्नी, तो कांग्रेस ने क्या उसे पार्टी से निकाला? नंबर 1। नंबर 2, अगर पार्टी से भी नहीं निकाला, क्या नेता सदन से उसको बदला? आधीर रंजन से ज्यादा काबिल मनीष तिवारी है, डिम्पा गिल है, बिट्टू है, और कई लोग बहुत ज्यादा काबिल हैं। क्या करें? पर कांग्रेस की लीडरशिप कंफ्यूज है, 3 साल से अध्यक्ष नहीं बना। और अगर मलूक नागर साहब की बात को सुनना इसलिए जरूरी था क्योंकि एक विपक्ष की आवाज ये भी है जिसमें मलूक नागर इस बात पर आपत्ति भी जता रहे हैं कि अगर कहा जाए कि सारा विपक्ष वॉकआउट, मतलब एक तरह से गलत नहीं कहोगे, बायकॉट कर रहा था, गलत जबरदस्ती, बिल्कुल ठीक, गलत बात को जी रहोगे तो ये ठीक नहीं है। ठीक है, तक हमारी बात है साथ रहने की। ठीक। नागर साहब, मैं आपके पास वापस लौट कर आता हूं। शहजाद पूनावाला इस वक्त मेरे साथ हैं, मैं उनके पास चल रहा हूं। शहजाद पूनावाला, इसके साथ साथ एक और चर्चा शुरू हो गई क्योंकि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ये जो है राज्याभिषेक समझ लिया प्रधानमंत्री ने। दूसरी तरफ आपने देखा होगा आरजेडी है, वो एक ट्वीट कर रही है जिसमें संसद भवन के साथ ताबूत की तस्वीर है। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने क्या ट्वीट किया वो भी संभवतः आप तक पहुंचा होगा। तो इस तरह की जो राजनीति होती है, और इसके बाद फिर एक तस्वीर वो जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनके कदमों में छोटे से खड़े हुए नरेंद्र मोदी। आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, इनकी आपत्ति की उत्पत्ति दरअसल इनकी मानसिक प्रवृत्ति है। जिस प्रकार से उन्होंने चित्रित किया एक ओबीसी समाज से आने वाले प्रधानमंत्री को,
नेहरू जी के पैरों तले उनको रौंदते हुए या उस प्रकार से दृश्य दिया, तो यही तो उनकी मानसिकता रही है कि परिवार के कदमों के तले देश की जनता और देश का वंचित शोषित समाज होना चाहिए, ये उनकी मानसिकता है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, देखिए दरअसल इनको डेट से भी प्रॉब्लम, डिजाइन से भी प्रॉब्लम। अब ये त्रिभुज है, ये त्रिकोण है, त्रिकोण का क्या महत्व होता है भारतीय संस्कृति में आप मुझसे ज्यादा जानते हो, परंतु उसकी तुलना किससे की जाती है? षटकोण एक कॉफिन के साथ, जो लोकतंत्र का सबसे जीवित एक स्तंभ है उसकी तुलना की जाती है एक शव कक्ष के साथ। किस प्रकार से भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ाते उड़ाते सेंगोल का मजाक उड़ाया जाता है, वही सेंगोल जो केवल राजदंड और धर्मदंड नहीं है, बल्कि कि भारत को गुलामी से पहले का भारत और आजादी के बाद का भारत, इसको जोड़ने वाला एक सेतु भी है, एक पवित्र चिन्ह है, उसका भी मजाक उड़ाना। और हर चीज पर तो इन्होंने आपत्ति की है, डेट, डिजाइन, शेर के गुर्राने पर से लेकर सेंगोल तक, लोकार्पण से लेकर उसके बनने तक, हर जगह उन्होंने ये आपत्ति दर्ज की है। ये इसलिए की है क्योंकि देखिए घृणा करते करते मोदी जी की देश की घृणा करने पर उतर आए हैं। मैं इनसे 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं। जेडीयू के एक यहां पर प्रतिनिधि बैठे हैं, जेडीयू के ललन सिंह कहते हैं कि हम नए पार्लियामेंट का इस्तेमाल किसी और चीज के लिए करेंगे। अब बताइए कि क्या वो मानते हैं इस बात को? एक आरजेडी है जो उसको ताबूत से उसकी तुलना करती है। क्या अब मतलब कल या 2024 में एकाध कोई आरजेडी का सांसद आ जाएगा तो ताबूत में बैठेगा? एक है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने तुलना की है भारत के लोकतांत्रिक मंदिर की एक मकबरे के साथ। तो मैं पूछना चाहता हूं, विनय जी यहां पर बैठे हैं कि कल उनके पिताजी मान लीजिए सांसद बनकर जाएंगे तो क्या वो इस मंदिर में नहीं जाएंगे, प्रवेश नहीं लेंगे? तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपत्ति करते करते, और देख समाजवादी पार्टी भी है, अब समाजवादी पार्टी बाकी सबको तो कन्विंस करना छोड़ दे, राम गोपाल यादव जी को कन्विंस कर दे। उन्होंने क्या कहा है उद्घाटन के विषय में, और कितना हिपोक्रेसी है इनके स्टैंड में। जब सोनिया गांधी, और उस समय विनय जी कांग्रेस में थे, जब सोनिया गांधी छत्तीसगढ़ की विधानसभा के अनावरण में जाए और वहां पर आदिवासी हमारी गवर्नर थी, उनका नाम शिलापीठ पे ना हो पर सोनिया गांधी का नाम हो, जबकि वो केवल एक सांसद थी, तब तो चमत्कार है। और जब राष्ट्रपति के विषय में ये लोग बातें करते हैं तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कितने विधानसभाओं के भवनों का उद्घाटन किया। आखिरी बात मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, देखिए एक तर्क मैं आपको दूंगा, 15 अगस्त जो सबसे महत्वपूर्ण दिवस है हमारे देश में, उसमें राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता है। क्या राष्ट्रपति का अपमान है? 26 जनवरी को बुलाया जाता है। वो संवैधानिक प्रक्रिया है, ये सार्वजनिक समारोह है। ये अंतर कल सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया, सार्वजनिक समारोह में स्पीकर के कहने पर प्रधानमंत्री को आमंत्रण दिया गया, उसमें नेता विपक्ष भी थे, पर वो नेता विपक्ष नहीं आए अपने कारणों के चलते। जो संवैधानिक प्रक्रियाएं होती है उसमें राष्ट्रपति रहते हैं और वो आगे भी रहेंगे, इसमें अंतर क्या है? मैं डॉक्टर सुनील सिंह के पास चलना चाहता हूं, क्योंकि आपने सबसे पहले जेडीयू आरजेडी का ही जिक्र किया था और सवाल ललन सिंह जी को लेकर उठा रहे हैं कि वो कह रहे हैं चूंकि इसमें नहीं बैठेंगे, पुरानी में बैठेंगे, इसका किसी और में काम में इस्तेमाल कर लेंगे। तो ऐसा कुछ होने वाला है क्या अगर विपक्ष की सरकार बन जाती है 24 के बाद? तो सुनील सिंह जी देखिए, पहले तो अगर नए संसद भवन की बात करें तो ये शिलान्यास से लेके उद्घाटन तक ये कंट्रोवर्सी में रहा, सांसदों से राय नहीं ली गई। ये एक गैर जरूरी खर्च था। इसमें आप देखेंगे तो हमारे विरासत का हनन हुआ। नहीं, मैं आपसे जो पूछ रहा हूं कि आपकी सरकार आएगी तो आप अध्यक्ष जी की बात पे डटे रहेंगे कि नहीं? हमारे संविधान का हनन हुआ। मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा। मैं तो जो सवाल पूछ रहा था वो ये कि आपके ललन सिंह जी ने जो बात कही, आप उस पर डटे रहेंगे? इसमें कुछ खुलवाएंगे, म्यूजियम, मॉल, कोई और व्यवस्था? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी मंशा दे दी है। अब उसमें इसकी उपयोगिता के पीछे क्या क्या प्रोटोकॉल है, किनकी राय होती है, ये तो सहज हमारे ऑफ हैंड तो हमें नॉलेज नहीं है, लेकिन अपनी मंशा दे दी है उन्होंने। ये हमारी पार्टी की मंशा है। मंशा के बाद ये क्रियान्वयन में कौन कौन सी इसमें प्रक्रियाएं होती हैं, ये तो जब वैसा होने पर वैसे प्रक्रिया के तहत होगा, लेकिन मंशा हमारी है। क्योंकि ये जो प्रतीक है, ये जो पार्लियामेंट है, ये प्रतीक है जिसमें हमारा विरासत गया है। ये पहले का चीज जो था उसमें इन्होंने विरासत का कहने का मतलब है कि ये संसद ने कितने दौर देखे, कितनी यादें, हमारे संस्कार के कितने बड़े बड़े महापुरुषों का वहां पे चर्चा हुआ, विमर्श हुआ, वो चीज का वो गवाह रहा। अगर लोकतांत्रिक मूल्यों का देखें तो लोकतंत्र के मुताबिक अगर विधायिका के सर्वोच्च व्यक्ति राष्ट्रपति होती हैं
और उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के, तो इन दोनों को अलग रखना हमारे समझ से ये लोकतंत्र की भी हत्या है और इसके साथ ही संविधान के आस्था के विपरीत है, तो ये गैर संवैधानिक है। और संस्कार की बात कर लें तो ये जो फासिज्म और तानाशाह टाइप का संस्कार जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी विपक्ष का दमन करना चाहते हैं, ठीक है, ये उचित नहीं। इसके सांकेतिक हमने प्रतीकात्मक अनशन की अंबेडकर जी के मूर्ति पर, क्योंकि अंबेडकर जी ने भारतवर्ष को संविधान दिया था। सुनील जी, तो हमारा काफी सफल रहा हमारे कार्यकर्ताओं का। जी, आपकी मंशा आपके अध्यक्ष ने बता दी, तो हरिवंश राय जी गलत थे क्या? देखिए, के सांसद उपसभापति दलगत राजनीति से ऊपर होते हैं, और आप तो उन्होंने अपनी वो भूमिका निभाई, क्योंकि वो तो आप दलगत राजनीति कर रहे हो, आप मान रहे हो? लेकिन हमारे पार्टी के तो स्वयं स्वीकार है कि हम दलगत राजनीति कर रहे हैं। हमारी हम नहीं उभर पाए, हमने राष्ट्रनीति के ऊपर राजनीति रखा, यही तो हम चाह रहे थे, स्वीकार है आपने। सुनील जी आपसे ईमानदार प्रवक्ता शायद ही मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। ठीक है, धीरेन्द्र कुमार रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं इस बात पे, धीरेन्द्र कुमार जी को। जी धीरेन्द्र कुमार बोलने दे, पहले मैं बता दूं हमारी पार्टी के स्टैंड में किसी प्रकार की उहापो संदेह कहीं नहीं है। तो एक बार फिर से दोहरा दीजिए कि आप सरकार में आए, उद्घाटन का, यानी कि आप जिस अम्ब्रेला की बात कर रहे हो उस अम्ब्रेला की सरकार बनी तो फिर संसद भवन दोबारा बदल जाएगा, बता दीजिए एक बार दोबारा। नहीं, मैंने ये कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, तो उनका वक्तव्य दोहरा दीजिए आप, इसमें तो बड़ी आसानी होगी, मैंने यही तो कहा आपसे। ये तो मैं तो कह रहा हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि इस संसद भवन का वो कुछ दूसरा उपयोग करेंगे, उन्होंने अपनी मंशा दी है। लेकिन ये करने के पीछे कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, कौन सी वैधानिक इसके तरीके होते हैं, ये तो चर्चा के बाद होगा। अब तो ये देखें कि 2024 में तो भाजपा के इन्हीं, अब आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं धीरेन्द्र कुमार, प्रवक्ता हैं एलजेपीआर के। धीरेन्द्र जी बोलिए। राम मोहन जी, मैं आपके माध्यम से सुनील जी से पूछना चाहता हूं कि अभी नए संसद भवन को इन्होंने बताया है कि यह फिजूल खर्ची है। यहीं के बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हजारों करोड़ रुपया लगाकर एक नया म्यूजियम बनाया है, जबकि पहले से बहुत अच्छे हालात में म्यूजियम है यहाँ पे पड़ा हुआ। क्यों बनाया गया? ललन सिंह जी की बात को ये कह रहे हैं कि कोई और उपयोग करेंगे। ललन सिंह जी की अभी जो मुंगेर में अपने कार्यकर्ताओं को, आजकल इन लोग के यहाँ मटन की पार्टी चल रही है, तो यहाँ मटन पर लाठी चटकाए जा रहे हैं इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा, और संसद भवन के उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं। तो ये सब मटन पार्टी करने वाले संसद का उद्घाटन से क्या लेना देना है? और मुझे बहुत हंसी और तरस आती है कि भारतीय लोकतंत्र को ये लोग मजाक बना के छोड़ दिया है। एक व्यक्ति का विरोध करते करते आज इतने निचले स्तर पर आ गए हैं कि संसद का विरोध कर रहे हैं, उसके लोकार्पण का विरोध कर रहे हैं। और आरजेडी ने जो अब ट्वीट किया है ताबूत बना करके, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। और तो और देखिए, ये इसको वास्तु 10 सेकंड और जी हाँ, ये ताबूत को जो बता रहे हैं ना, एक्चुअली में संसद भवन वास्तु के हिसाब से बना है। और आज इसका इतना बढ़िया नमूना पेश हुआ है, उदाहरण, कि जब से इसका लोकार्पण हुआ है तब से नकारात्मक ऊर्जा वाले, नकारात्मक सोच वाली राजनीति करने वाले लोग आज ही से उससे दूरी बना के रख रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि अगर आप क्या संसद का बहिष्कार करेंगे, अगर केवल विपक्ष का हो जाना नकारात्मक मत कहिए। नकारात्मक ठीक है, नकारात्मक सोचिए है ये, ठीक है। कि आज ही से वो काम विनय मिश्रा को ऐड करना चाहता हूं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के विनय मिश्रा, आपके नेता को, आपके मिनिस्टर को, राममोहन भाई, ये बिल्कुल मैं आपकी बात समझ गया धीरेन्द्र जी, आप समझा रहे हैं जो मैं। विनय जी, ये सवाल है कि आपके मिनिस्टर को यह नजर आ रहा है कि एक मकबरे जैसा है, आपको लगता है कि कुछ अच्छे उदाहरण दिए जा सकते हैं? देखिए, शहजाद पूनावाला जी से मेरा पुराना परिचय है जी, और शब्दों के बाजीगर हैं, और जो उन्होंने बातें याद दिलाई तो शायद भूल गए कि उस समय ये भी उसी पार्टी में थे और हम लोग मिलकर काम कर रहे थे। दूसरा, हमारी आपत्ति एक ही चीज से है। हमारी आपत्ति ये है कि पार्लियामेंट कहता है कि सबसे ऊपर प्रेसिडेंट, उसके बाद लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा।
चलिए आपने प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया, आप दलित विरोधी हैं, आप आदिवासी विरोधी हैं, लेकिन एक बात है, जो वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन जो राज्यसभा को चलाएंगे जी, आपने उनको भी उस उद्घाटन में नहीं बुलाया। तो मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, उनका क्या द्वेष है महिला राष्ट्रपति से, जो एक आदिवासी समाज से आती है, क्यों नहीं उनको बुलाया गया? हमारी आपत्ति यही है। आज हमारे मंत्री ने क्या ट्वीट किया? एक छोटा सवाल ये था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का कितना सम्मान करते हैं आप लोग दिल्ली में? देखिए, आप एक बात मुझे बताइए, आज वर्तमान में जो सरकार है, जो केंद्र की सरकार बैठी है, कितना वो संविधान का सम्मान करती है, कितना वो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करती है? आप लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर की कितनी इज्जत करते हैं आम आदमी पार्टी के लोग? देखिए, हम तो यही कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी जहां इनकी सरकार नहीं बनती है, या तो वो विधायक खरीद लेते हैं, या सीबीआई ईडी के माध्यम से वहां सरकार गिरा देते हैं, या ऑर्डिनेंस लाके गवर्नर से वहां सरकार चलवाते हैं। तो चुनाव कराने की जरूरत क्या है? आप सीधा 31 के 31 स्टेट पे गवर्नर बिठा दीजिए, उनसे काम करा लीजिए। जब हमारी सरकार चुनी हुई सरकार है, दिल्ली के लोगों की जवाबदेही हमारी है, ना कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की। आज सवाल हमसे पूछा जाता है, लेकिन एलजी के माध्यम से आज चोर दरवाजे से जो आज केंद्र सरकार चला रही है। अच्छा ये बताइए, मैं एक छोटा सवाल पूछता हूं, कोई चोर दरवाजे से आएगा तो उसका सिग्नेचर आधिकारिक माना जाएगा क्या? भाई कोई व्यवस्था दी गई है दिल्ली के विषय में, तभी तो एलजी का सिग्नेचर ऑफिशियल है, वरना केजरीवाल जी का चल जाए। अगर कोई आधिकारिक व्यवस्था नहीं है तो फिर क्यों जाना फाइल उपराज्यपाल के पास? इसलिए जाती है क्योंकि ये व्यवस्था पहले से दी गई है, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और देश की राजधानी भी है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ये 2015 से पहले क्यों नहीं? मैं इसलिए पूछ रहा हूं विनय मिश्रा जी, यही परिस्थिति जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, शीला दीक्षित जी यहां पे मुख्यमंत्री थी, आप तो अच्छी तरह से समझते हैं व्यवस्था को। उस दौर में एक बार एनडीए की सरकार केंद्र में बनी, लेकिन ना मैं आपकी बात पूरी सुनूंगा, लेकिन व्यवस्था तो यही चली। तब क्यों इतनी रार नहीं हुई? देखिए, 2015 से पहले सर्विसेज शीला सरकार के पास थी। उससे पहले 2002 में मात्र एमएचए ने एक लेटर लिखा था कि दिल्ली की सरकार जो है वो राज्यपाल कहलाएगी। उसके खिलाफ उस समय के सरकार ने एक स्पेशल सेशन बुलाया, जिसमें अजय माकन जी जो आज जो हल्ला कर रहे हैं, उन्होंने उसमें ये बात रखी थी, उन्होंने एक आपत्ति दर्ज कराई थी कि दिल्ली की सरकार जो है, ये दिल्ली की सरकार जो चुनी हुई सरकार है वो कहलाएगी, ना कि गवर्नर कहलाएगा। तो आज 2015 से पहले सर्विसेज शीला जी के पास हुआ करती थी, लेकिन 2015 के बाद ऐसा क्या डर लग गया भारतीय जनता पार्टी के आते ही इन्होंने जो है हमारी सर्विसेज हमसे छीन ली। आज आपसे मैं पूछना चाहता हूं राममोहन शर्मा जी, आपका कैमरामैन आपके साथ चलेगा, अगर आपकी बात सुनेगा नहीं, आपको सही एंगल नहीं लगेगा कैमरे का, तो अगर आपको पता है कि कैमरामैन को आप कुछ नहीं कह सकते, तो कैमरामैन आपकी बात सुनेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। वही बात कहना चाहता हूं कि लेकिन दिल्ली की जनता की जवाबदेही हमारी है। लेकिन आज दिल्ली में लेकिन एक बात सुनिए, आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि कैमरामैन मेरी बात नहीं सुनेगा, लेकिन कैमरामैन का भी दायित्व यह है कि वो अच्छा फ्रेम बना के दे। जब तक मैं उसे परेशान नहीं करूंगा तब तक वो भी अपनी ड्यूटी निभाएगा। आप दिल्ली में मौजूद तमाम अफसरों को यह कहते हुए कह रहे हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहते। दिल्ली में जितने अधिकारी तैनात हैं, खाली वही अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहते, बाकी सारे देश के निभा रहे हैं। हमने हर पटल पे अगर आप उन्हें परेशान नहीं करेंगे, जैसा कि आपको 7-8 दिन के लिए जिम्मेदारी मिली थी, तब आपके ऊपर आरोप लगे कि आप केबिन में बुला के डांट रहे हैं, तब आपके ऊपर आरोप लगे कि आप फाइलें निकलवा रहे हैं। हम अपने पर्सनल काम। कपिल श्रीवास्तव भी मेरे साथ है, मैं आऊंगा आपके पास वापस लौटकर। शहजाद आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, लेकिन कपिल श्रीवास्तव भी। शहजाद पूनावाला पूछ रहे हैं कि रामगोपाल यादव के स्टैंड के साथ जाएंगे कि अखिलेश यादव के स्टैंड के साथ जाएंगे, और आपका क्या इस विषय को लेकर मानना है कि ये ताबूत जैसी चीजों से संसद की तुलना होनी चाहिए? ये शहजाद पूनावाला ही बता दें कि आडवाणी जी के स्टैंड के साथ खड़े होते हैं कि मोदी जी के। दोनों का एक ही है, दोनों का एक ही स्टैंड है, दोनों का स्टैंड एक ही है कि सबका साथ सबका विकास और भारत और सशक्त बने। दोनों का स्टैंड एक है। आप बताओ। आपने शून्य कर दिया, भारत की राजनीति से ही उनको शून्य कर दिया। ऐसे उसमें आपने पैर लटकवा दिया कि वहां से उठ नहीं सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं आडवाणी जी के विषय में? इस प्रकार की बात कहीं आपको दिखा नहीं, कहीं आपको लटका दिया, मतलब क्या है इस प्रकार की भाषा? कह रहा हूं मैं, तो आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि उनको कभी पोस्टर तक में नहीं दिखते, व्यक्तिगत तो छोड़ दीजिए, वो कहीं नहीं दिखते।
अब मैं एक बात कहता हूं कि ये कत्ल करते हैं, इन्हें कोई कुछ नहीं कहता, और विपक्ष अगर आहें ले जाता है तो हो जाता है बदनाम। भाई हिंदू मैथोलॉजी में विश्वास है कि नहीं सजाद साहब आप लोगों? जी जी। हिंदू मैथोलॉजी में टेपर जमीन और टेपर मकान की अनुज्ञा नहीं है, लेकिन आपने बनाया है, चलिए वेलकम है, आप जैसा चाहे। भाई किंग कैन डू नो रॉन्ग। ठीक, कपीश जी आप बता रहे थे टेपर मकान टेपर जमीन में समझ नहीं पाया, दर्शकों को भी समझाइए और मुझे भी। भाई देखिए, मैं सनातनी और पुरातनी व्यवस्था से ही आता हूं। जी जी जी। और हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र के अंदर जो तिकोनी जमीन होती है उस पर तिकोना भवन का निर्माण श्रेष्ठ नहीं माना जाता। ठीक है। अब बाकी कोई बात नहीं है, वैज्ञानिक साक्ष्य के साथ अगर वो अच्छा है तो अच्छा। इसमें दो सवाल मैंने एक मान्यता, इसमें दो सवाल है। एक इसमें दो सवाल है। नहीं, अब देखिए चर्चा हो रही तो विस्तार से होने दीजिए। इसमें दो सवाल है। पहला तो ये कि क्या वो किसी का आवास है, क्या उसमें किसी का घर रहना है, उसमें प्रधानमंत्री रहेंगे या राष्ट्रपति रहेंगे या उपराष्ट्रपति रहेंगे, पहला सवाल। दूसरा ये कि नहीं, दूसरा ये कि लखनऊ में एक भव्य पुलिस हेडक्वार्टर बनवाया और अखिलेश यादव जी कहते हैं कि उन्होंने बहुत सुंदर और बहुत जबरदस्त बनवाया। उसकी डिजाइन देखी आपने? देखिए कैसी है? इस तरीके की टॉप एंगल शॉट याद है आपको? मैं तो आपको बार बार कह रहा हूं, पूछ रहा हूं ना किस तरह की डिजाइन है, गोल है, चौकोर है, कैसी है मुझे बता दीजिए। मैं बता तो रहा हूं कि पूरे की पूरी चौकोर भूमि है, टेपर भूमि नहीं है। और निर्माण है वो भी टेपर नहीं, उस पे भी 4 द्वार है। नहीं, और इसमें तो 6 द्वार है। अरे भाई सुन तो ले, नहीं मुझे बताए ना तो कि कैसी है। इसीलिए तो वो इस तरीके से दिखता है। नहीं वो तो देखा है ना, लंबे वक्त तक कवर किया है, देखा, इसीलिए मुझे अचानक याद आ गया, वरना तो कई मारते हैं। क्योंकि मैं भी ज्योतिष शास्त्र को कुछ बहुत थोड़ा बहुत जानता हूं, प्रैक्टिस भी की है नहीं, मैं आपकी बात से इनकार कहां किया कि आपको लगा कि टेढ़ा मकान नहीं होना चाहिए। आप गांव में भी जाइए तो लोग कह देते हैं कि नहीं टेढ़ा मकान नहीं होना चाहिए। विज्ञान इसे नहीं मानता जी, विज्ञान इसे नहीं मानता। नहीं, दोनों लिहाज से मानते हैं भाई। षटकोणीय आकृति भी होती है और षटकोणीय आकृति को वास्तु इजाजत देता है। आप एक काम कीजिएगा, जी जी, खुद जाकर पता कर लीजिएगा कि टेपर जमीन का क्या मतलब होता है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं, इसीलिए मैंने आपसे ये पुनः प्रश्न किया ताकि आप मुझे समझा सकें। मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं कि षटकोणीय आकृति की इजाजत देता है वास्तुशास्त्र। भाई देखिए, वास्तुशास्त्र बहुत सी चीज की इजाजत देता है, टोटका और बहुत सी चीजें लटका ली जाती। जी जी जी, वो छोड़ दीजिए। वो मैं तो आपको स्पष्ट कह रहा हूं, मैथोलॉजियों में विश्वास कोई करता है, कोई नहीं अगर आप विश्वास करते हैं तो मैंने कहा कि जरा बताइए कि जो लखनऊ का पुलिस हेडक्वार्टर है उसकी आकृति क्या है। अगर मैं बनवा रहा होता, मैं चीफ होता नरेंद्र मोदी जी की जगह पर, तो मैं नहीं करता इसको। ठीक, मैं इस डिजाइन को स्वीकार नहीं करता। तो ऐसा करेंगे तो आप उद्घाटन में नहीं जाएंगे अगर आकृति वैज्ञानिक आधार पर बनी है, वास्तु के आधार पर नहीं बनी तो। बात की नहीं, मैंने एक बात अपनी कही कि हिंदू मैथोलॉजी के विपरीत है। दूसरी चीजें मैं आपको कह रहा हूं कि किंग कैन डू नो रॉन्ग। जी, ये एकदम सधी हुई बात कह रहा हूं कि राजा कभी गलत नहीं होता, राजा जो कहे वही कानून। और दिक्कत इस बात की है कि राजा इस बात को भूल जाता है कि हम लोग गणतंत्र हैं, और ये गणतंत्र में गण जो है के साथ जो तंत्र का सबसे श्रेष्ठ है, आज जिस पार्लियामेंट का जो हेड है, जो राज्यसभा का हेड है, वो दोनों अनुपस्थित हैं, इसलिए यह काला अध्याय पूरे विश्व में गया। अब दूसरा सवाल देखिए, मैं बहुत विस्तार से चर्चा करने का आदी हूं, मैं शहजाद को जवाब देने के लिए समय नहीं दे पा रहा हूं, यह अलग बात है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि हिंदू जो रीति रिवाज हैं, जो तय सम्मत नियम है, उनका उल्लंघन हुआ। आपके एक दूसरे नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो कह रहे हैं कि केवल हिंदू रीति रिवाज से ही क्यों हुआ, इसके अंदर दक्षिण के संत क्यों बुलाए गए? कट्टरपंथी कह दिया उन्होंने तो, और ब्राह्मण भी कह दिया। अब हिंदू रीति रिवाज से जाएंगे तो आपको उसमें भी दिक्कत है। नहीं, ठीक बात है। अब मेरी बात भी सुन लीजिए, आपने पूछा बड़ा अच्छा किया। इस देश के अंदर सबसे पवित्र और सबसे बड़ी चीज हम लोगों के लिए क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्योंकि उसमें तो सारे धर्म समाहित होते हैं। जी, हम एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र हैं और धर्म सापेक्ष हैं।
इसका अर्थ समझे। इसका अर्थ यह है कि हम प्रत्येक व्यक्तियों को अपने अपने धर्म की आजादी है, ठीक है, लेकिन कोई सरकार किसी विशेष पंथ के साथ नहीं खड़ा हो सकती। तो सब धर्म सभा भी हुई। अच्छा, नहीं, एक वाक्य ठीक है, एक वाक्य। शहजाद पूनावाला रिस्पॉन्ड कर रहे कपिल जी, हैं। आपने बहुत अच्छी बात की। कपिल जी, आपने कहा कि हम एक पंथ निरपेक्ष, नहीं एक सेकंड कपिल जी, अब क्योंकि बहुत लंबे समय से आप बोल रहे थे, ठीक है, अब कपिल जी जवाब कायदे से अब इसी मेरा पॉइंट पे एक वाक्य बनता है इस ले पे। जी। कपिल जी, एक आपको लेना पड़ेगा हस्तक्षेप, ऐसे नहीं डिबेट होती, ये मोनोलॉग नहीं है। ठीक है, ठीक है, राम जी, कपिल जी इस विषय पे एक उत्तर तो ले लीजिए। जो धर्म एक उत्तर तो ये तरीका नहीं है, दोनों तरफ से संवाद होगा ना। देखिए ऐसा वो है, पहले भी कोशिश कर रहे थे, मैंने रोका उन्हें जवाब देने से। देखिए, अब जवाब ले लीजिए जी। तो मैं कह रहा हूं कि इन्होंने कहा कि हम तो संविधान के साथ है, संविधान को सबसे ऊपर मानते हैं और पंथ निरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, ये कह रहे हैं। तो बताइए फिर, जब आपके सांसद एसटी हसन यूसीसी जो कि संवैधानिक एक प्रावधान है उसका विरोध करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जब 3 तलाक का कानून बनाने के लिए कहा तो उसका विरोध आप करते, तो बताइए कि वो संविधान सम्मत है या शरिया सम्मत है। और दूसरी बात, आपने बड़ी अपने आप की जानकारी दिखाई हिंदू रीति रिवाजों की, जो शैव मठ के अधीनम आए थे, क्या वो ब्राह्मण होते हैं? तो बताइए, जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा क्या वो तथ्यात्मक रूप से सही है? और तीसरी बात मैं आपसे फिर से एक बार पूछ रहा हूं कि यदि राष्ट्रपति को ही उद्घाटन करना चाहिए तो ऐसी व्यवस्था जब सोनिया गांधी ने तमिलनाडु की विधानसभा का या छत्तीसगढ़ की विधानसभा का उन्होंने उद्घाटन किया, तो क्या आप उसको मानते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली गलत था? अगर ऐसा है तो उसके ऊपर पहले स्टैंड लीजिए और बताइए कि राम गोपाल यादव जो आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता है वो गलत है। बताइए। तीनों, अब इस तीनों का हम जवाब दे रहे हैं जी। भाई। सबसे पहली चीज तो ये कि अगर कांग्रेस पार्टी किसी समय में किसी प्रदेश में कोई गलत काम करे तो आप करेंगे। हमने गलत कहा ही नहीं, मैं कह रहा हूं आपके मापदंड के हिसाब से वो गलत है। मैं तो आपने विरोध कहां जताया? आपने कब विरोध जताया? छत्तीसगढ़ में आदिवासी गवर्नर का अधिकार मारकर सोनिया गांधी उद्घाटन करे तब कपीश जी कहां थे? उस प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी नहीं है। आपने भाई साहब टिप्पणियां तो पूरे देश भर की हुई हैं। आपके हरे कुर्ते वाले जो नेता आते हैं बैठते हैं वो तो विदेश नीति पर टिप्पणी कर जाते हैं भाई साहब। ठीक है, आपको आईना दिखाना चाहिए था, आपने आईना क्यों नहीं दिखाया? उस प्रदेश के लोगों ने क्योंकि हमने कहा ही नहीं कि वो सही है गलत है। राम जी, धीरेन्द्र ये राजद के सही है गलत है। कोश्यारी साहब के साथ आप खड़े हैं क्या? ठीक है, अब धीरेन्द्र कुमार रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। ठीक है कपीश जी, ठीक, आपका आंसर आ गया है। आपका आंसर आ गया कि बीजेपी को तब स्टैंड लेना चाहिए था, इन्होंने स्टैंड नहीं लिया। लेकिन कपीश श्रीवास्तव के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाती है कि वो कांग्रेस के खिलाफ कुछ भी जोर से बोल दें, बड़ी दिक्कत हो जाती है। धीरेन्द्र कुमार जी, अभी मुझे पता चला राम भाई की कपीश जी वास्तुकार भी हैं, वास्तु को समझते हैं। जिसको ये आड़ा टेढ़ा बता रहे हैं ना, हिंदू मैथोलॉजी को अगर जानते हैं उसको गोमुख कहा जाता है। और गोमुख जो आकार होता है ना, वो बहुत ही फलदायी होता है। और इतना फलदायी होता है कि फिर मैं वहीं आ जा रहा हूँ नकारात्मक लोगों का। अरे ये लोग कहां तक चले गए हैं भाई? आप राष्ट्रपति के सम्मान की बात कर रहे हैं, उपराष्ट्रपति के सम्मान की बात कर रहे हैं। एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया गया, ये छोटा मोटा सम्मान है क्या? आप लोगों की सोच कहां ताबूत में जाके फंस गई है? आप सम्मान नहीं देंगे। इससे बड़ा सम्मान कुछ होता है? बड़ा भारी एहसान कर दिया क्या? कपीश भाई, इससे बड़ा सम्मान होता है क्या? आप पैदा करने वाले लोग हैं, आपको सम्मान नहीं पता चलेगा। आप तो कट्टा डालने वाले हैं, आपको नहीं पता चलेगा। मैं मनुक नागर साहब को इन करना चाहता हूं। इसमें मनुक नागर साहब, आप तो सदन में होंगे उस वक्त, संभवतः राष्ट्रपति जी का संदेश भी पढ़ा गया, उपराष्ट्रपति जी का संदेश भी वहां पे पढ़ा गया। और मैं बता देता हूं, सुनील जी के लिए भी जी आ रहा हूं दोनों के पास। 26 तारीख का, मैं इनको रोको जरा यार, प्लीज इनको रोको ना राम जी। जी प्लीज। 26 तारीख का चिट्ठी लिखी हुई महामहिम राष्ट्रपति जी ने एक बहुत बढ़िया संदेश भेजा, जो वहां पे उपसभापति राज्यसभा के ने पढ़ करके सुनाया।
और उपराष्ट्रपति जी का आज 28 तारीख का लिखित संदेश भेजा गया, जो पढ़ करके सुनाया। तमाम कॉरम पूरे हो जाते हैं और कहाँ बात हो रही है पेपर जमीन की, कहाँ बात हो रही है ताबूत की, कहाँ बात हो रही है तिकोने प्लॉट की, कहाँ बात हो रही है इनका भी ये प्रोफेशन था। ये आर्किटेक्चरल वर्क है, व्यावहारिक भाषा में इसको गोमुखी कहते हैं। और इसको जो इसकी जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या इसकी वास्तु से रिलेटेड कॉमर्शियल का अलग होता है, ऑफिस का अलग होता है, घर का अलग होता है। तो राम जी आपने ठीक कहा, ये जितनी भी बात कर रहे थे घर के हिसाब से कर रहे थे, और जो संसद बनाई गई है वो बिल्कुल वास्तु के हिसाब से गोल और मौजूदा संसद से डबल एरिया की संसद बनाई गई है जी। और इसमें जब डॉक्टर सुनील सिंह साहब, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का संदेश आया और उन्होंने संदेश में क्या कहा, संभवतः आप ये भी ना बता पाए क्योंकि आपने वो भी नहीं सुना होगा। उन्होंने अपना संदेश भेजा, उपसभापति ने वो संदेश वहां पे पढ़ा भी है। जब दोनों ऑफिसेस को कोई दिक्कत नहीं है, केवल विपक्ष को लग रहा है कि दोनों का अपमान हो गया। देखिए राम मोहन जी, पहले तो धीरेन्द्र जी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकर्ताओं को दिए गए आज वहां मौजूद भोज पर इन्होंने आपत्ति प्रकट की। मैं इस पर घोर आपत्ति प्रकट करता हूं, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान देते हैं और जी जी ठीक, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान देते हैं और सामाजिक समरसता भोज देते हैं, तो एक अच्छी परिपाटी अच्छी चीज है कि कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं को कनेक्ट करते हैं। उसमें धीरेन्द्र जी को क्या आपत्ति है? तो इन लोगों को आपत्ति ढूंढने के क्रम में ये भी भूल जाते हैं कि आपत्ति की स्टैंडर्ड क्या होनी चाहिए। अब इसीलिए तो मैंने पूछा कि मैंने तो बड़ी बात आपसे कही कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का संदेश आया, पढ़ा गया सदन के अंदर, इसके बाद फिर भाषण प्रधानमंत्री का हुआ। तो वो संदेश संभवतः आपने वो सुना है कि नहीं सुना? देखिए कि उन्होंने कितनी अच्छी शुभकामनाएं सभी सांसदों को और नए सदन को दी। उपराष्ट्रपति का देखिए, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का संदेश आया, लेकिन संदेश होना और शिलान्यास करना, उद्घाटन करना, ये अलग अलग चीजें हैं। देखिए मतलब उनको मैं केवल ये बताना चाहता हूं दर्शकों को और आपको भी कि वो दोनों ऑफिसेस संतुष्ट हैं। जितना विपक्ष को लग रहा है कि अपमान हो गया, नहीं वो और ये हो गया, ऐसा किसी ने नाराजगी जाहिर नहीं की। भाई देश की राष्ट्रपति हैं, सबसे बड़ी हैं, देखिए उनकी वो एतराज जता सकती थी इस बात पे, आप लोगों की बात सुन के। देखिए उनकी संतुष्टि एक अच्छे, वो महान महिला है, वो संतुष्टि जता दी कंट्रोवर्सी से ऊपर होकर। लेकिन बाबा साहब के दिए गए संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति विधायिका के सर्वोच्च पदाधिकारी होती हैं और राष्ट्रपति का ही अधिकार है कि नए संसद भवन का वो उद्घाटन करे, क्योंकि संविधान से देश चलता है, परिपाटी से चलता है। पिछले 15 मिनट की डिबेट सुने तो ऐसा लगेगा कपीश जी के कहने से कि अंग्रेज तो सबसे ज्यादा वास्तु जानते थे, क्योंकि उन्होंने जो बनाया उससे बड़े संतुष्ट थे लॉर्ड अर्विन के जो भी बनाए गए थे। परंतु मेरा मूल सवाल यह है कि चलिए राष्ट्रपति के विषय में समाजवादी पार्टी ने किसको वोट दिया था राष्ट्रपति चुनाव में, जबकि शिवपाल चाचा ने कहा था कि जिसको आप वोट दे रहे हो उन्होंने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को ISI का एजेंट बताया था। बोलिए अब तो बंद हो गया उनका, कपीश जी का कैमरा राइट समय पर बंद हो गया। नहीं आप चिंता ना करें। हाँ बताइए किसको वोट दिया था आपने द्रौपदी मुर्मू जी के चुनाव के समय, क्योंकि आप आदिवासी राष्ट्रपति के सम्मान की बात कर रहे हैं, तो किसको वोट दिया था आपने? आपने अगर जी तकनीकी दिक्कत नजर आ रही कपिल श्रीवास्तव जी शायद ही इसका रिप्लाई कर सकें, लेकिन शहजाद पूनावाला ये कह रहे हैं कि अंग्रेजों का मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं कि मुरैना में एक 64 योगिनी मंदिर है, अगर आप उसका डिजाइन देखेंगे शहजाद, हाँ मुझे पता है, तो पुरानी संसद भी वैसी नजर आएगी। और विदिशा में एक और मंदिर है, उसका डिजाइन देखेंगे तो आज का संसद नजर आएगा। तो कई मंदिर इस शेप में बनाए गए हैं और इसको इसीलिए जो कह रहे थे हमारे साथ जो है धीरेन्द्र, वो कह रहे थे कि ये गौमुख कहा जाता है, गौमुखी एक इमारत कही जाती है। कपिल श्रीवास्तव आप रिप्लाई कर सकते हैं। जी मैं शहजाद भाई को एक बात कह रहा हूं कि अगर आपने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया तो क्या आप अब जी
ठीक, अब थोड़ा सा तकनीकी दिक्कत है। हमने काफी कोशिश की कि इसका रिप्लाई शहजाद आ जाए, लेकिन काफी मुश्किल है, और इसीलिए मैं कुछ खामोशियां कुछ उत्तर से बेहतर ही होती है। जी, एक बार फिर से कोशिश करते हैं। कपिल श्रीवास्तव करने के लिए आपने उनको बनाया है। और मैं दूसरी चीज यह पूछ रहा हूं कि जिस समय वो एक प्रत्याशी थी, उस समय राष्ट्रपति का चुनाव ही तो होता है ना, क्यों अरे नहीं तब घोषणा तो वो करते थे? आदिवासी महिलाएं थी ना, पहली बार अवसर मिल रहा था। आप तो आदिवासियों के सम्मान में समाजवादी मैदान में इस लिहाज से आप वोट ही दे देते, तब तो और आवश्यकता थी कि आप समर्थन देते। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि चुनाव के अंदर अगर चलिए, कोई पहला महिला- संबोधन अटेंड किया था महामहिम का, मैं तो आपको साफ कह रहा हूं। और दूसरी चीज पहला आपको कह रहा हूं, संबोधन अटेंड किया था जब वो बन गई राष्ट्रपति। प्रभु आप सिर्फ इतना बता दीजिए। प्रभु कि आप ये बताइए कि पहला संबोधन राष्ट्रपति बनने के बाद क्या समाजवादियों ने बहिष्कार किया या अटेंड किया? ये घड़ियाली आंसू आज जो रो रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने बार बार आदिवासी समाज का इस प्रकार से अपमान किया है। आज पहली बार भगवान बिरसा मुंडा के और जन्म जयंती आज को दोस्त हम जनजातीय हमारे गौरव दिवस के रूप में पार्लियामेंट मनाते का हेड हैं। है। इन्होंने कभी और कल्पना वो नहीं की इसकी। नहीं, उनको बुलाया नहीं। जी ठीक है, तो अब कपीश जी की आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही, थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत है। विनय मिश्रा, मैं आपके पास जरूर आना चाहता हूं, क्योंकि कई बार ये बात कही जा चुकी है पिछले कई दिनों में कि लोकसभा स्पीकर ने जो आमंत्रण पत्र दिया, उसके आधार पर प्रधानमंत्री यहां पर उद्घाटन करने के लिए पहुंचे, और यह लोकसभा स्पीकर का अधिकार है कि वो किसको आमंत्रित कर रहे हैं, और इसके आधार पर यह उद्घाटन हुआ है। फिर भी आपको लगता है कि इतने बड़े दिन पर राजनीति ज्यादा जरूरी है, या आपको ये इस विषय को लेकर लगता है कि कम से कम आज के दिन तो आप लोग शांत रह सकते थे और राजनीति छोड़ सकते थे, मकबरा से तो कम से कम तुलना नहीं करते आप संसद की? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी के लिए देश सर्वोपरि, और हमेशा आम आदमी पार्टी ने जब जब देश की बात आई है, जब जब संविधान की बात आई है, हमने अपने हितों को, पार्टी के हितों को छोड़कर हमने देश के हितों की बात की है। आज जो आप पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपने पार्लियामेंट बनाया, नया पार्लियामेंट आपने अच्छा बनाया, उसमें दो राय नहीं है। बट बस मुझे भाजपा वाले इतना बता दे, क्या दिक्कत थी इनको राष्ट्रपति से, इन्होंने राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? बस इतना बता दें, ये मैं इनसे पूछना चाहता हूं। आज सबको आपने भेजा, आप आज लोकतंत्र की आप बात करते हैं। पीआरएस का स्टडी पीछे कहता है कि कितने दिन डिबेट हुई आप बताएं, विपक्ष को कितने दिन बोलने दिया जाता है वो आप बताएं। मैं उम्मीद करता हूं, आज सेंगोल वहां पे लगाया है जी, मैं उम्मीद करता हूं कि वहां विपक्ष को बोलने दिया जाएगा। दिल्ली की विधानसभा में विपक्ष के प्रतिनिधि कितने दिन रहते हैं? जितने दिन सत्र चलता है, 5-10 मिनट से ज्यादा रहते हैं कि नहीं? देखिए, उनको मार्शल उठा के बाहर कर देते हैं। देखिए, आप हाउस डिस्टर्ब करोगे तो आपको उठा के बाहर फेंकना पड़ेगा। आप जब डिस्टर्ब नहीं करोगे, पॉइंट क्लियर है, रखे ना, आप तत्य रखे ना, आप तथ्य रखेंगे। इस बार तो आप मुझे बताइए, इस बार तो पक्ष आप ही कह रहे हैं ना। देखिए, जो सदन में डिस्टर्ब करे उसको बाहर करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।